हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल अकेडमी। अपनी करंट अफेयर की क्लास है आज, वो शुरू करते हैं। 5G टेक्नोलॉजी शुरू करने वाला देश भारत का पहला आकांक्षी जिला निम्न में से कौन सा है। ये सवाल ये है कि 5G टेक्नोलॉजी शुरू हुई है अभी, वो शुरू करने वाला भारत का पहला जिला है वो कौन सा है जिसमें 5G टेक्नोलॉजी है उसकी शुरुआत हुई है। तो वो विदिशा, भरतपुर, मथुरा या कोच्चि। तो इसका राइट आंसर होगा विदिशा। विदिशा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, एमपी का एक जिला है जहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी शुरू की गई है। वो भारत का पहला जिला है। ठीक है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम है। अब मैंने आपको क्या इसमें क्या शब्द था, एक आकांक्षी जिला। आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, ये इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। ये लॉन्च की गई थी, एक योजना थी। इसका उद्देश्य था भी उन जिलों का विकास करना इस योजना के थ्रू जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति की है। इसका मतलब है कि जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य या जो आधारभूत संरचना है उस क्षेत्र में अगर कोई पिछड़ा हुआ जिला है तो उसके लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की थी, उसका नाम था आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ठीक है, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत सरकार के स्तर पर किसने शुरुआत की थी इसकी? नीति आयोग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और इसी योजना के थ्रू पहला जिला बना है विदिशा, जो 5G टेक्नोलॉजी को लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला है। क्लियर? अगला क्या है? हाल ही में शुरू की गई सबसे लंबी नदी क्रूज। ये तो बहुत न्यूज में रही थी, पता होगा सबको। तो हाल ही में शुरू की गई थी सबसे लंबी नदी क्रूज है, वो निम्न में कौन सी है? MV गंगा विलास उसका नाम है, MV सरस्वती या फिर MV ब्रह्मपुत्रा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका नाम है MV गंगा विलास। ये MV गंगा विलास हाल ही में शुरू की गई है, जो सबसे लंबी नदी क्रूज है। और इसको वाराणसी में विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज है, इसको रवाना किया गया है। तो याद रखना इसका नाम क्या है? MV गंगा विलास। क्लियर? अगला सवाल क्या है? भारत द्वारा गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के स्रोत का पता लगाने हेतु निम्न में किस अभियान की शुरुआत की गई है? भारत सरकार ने ये कहा है कि जो समुद्री क्षेत्र है उसमें हम क्या है, खोज करेंगे ताकि जो भी दुर्लभ खनिज है उसका पता लगाया जा सके। तो उसके लिए भारत सरकार ने एक अभियान की शुरुआत की है। वो अभियान कौन सा है? डीप ओशियन मिशन है या समुद्रयान मिशन या सागर मिशन या ब्लू मिशन? तो इसका राइट आंसर होगा आपका समुद्रयान मिशन। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि समुद्रयान मिशन है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? उल्टा सवाल भी आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा जो भी समुद्री क्षेत्र है उसमें खोज करनी, उस दुर्लभ खनिज जो समुद्री क्षेत्र में पाई जाती है उनके बारे में पता लगाना। तो ये इसके लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है जिसका नाम रखा गया है समुद्रयान मिशन। अगला क्या है? निम्न में कौन सी विश्व की पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी है वो बनी है? ऐसा कौन सा दल है, राजनीतिक दल, पार्टी मतलब यहाँ राजनीतिक दल की बात चल रही है, तो कौन सी पार्टी है जो पूर्ण रूप से डिजिटल बनी है, वो भी वर्ल्ड की पहली पार्टी है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी। इसने अपना एक ऐप है वो लॉन्च किया है, अब देखते हैं कौन सा है। संगठन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, संगठन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, जिसको सिंपल भाषा में अपन संक्षिप्त रूप में क्या बोलते हैं? सरल। इस नाम से एक ऐप तैयार किया है जो आम जनता के लिए पार्टी के अध्यक्ष से लेके बूथ स्तर तक के जो भी कार्यकारी सदस्य हैं वहां तक उनकी पहुंच है वो आसान बनाएगा और वहां कोई भी व्यक्ति है वो संवाद कर सकेगा। तो इस तरीके से इसको बोला गया है कि ये पहले पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी है, वो वर्ड की बन गई है। क्लियर? अयानूर अमानूर ये एक महोत्सव है। ये निम्न में से कहाँ मनाया जाता है? इस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? अयानूर और अमानूर, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो ये है तमिलनाडु का एक महोत्सव, हाल ही में हुआ था। ये तमिलनाडु की नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ कोटा जनजाति उसके द्वारा ये महोत्सव है, ये त्योहार है, ये मनाया जाता है। तो हमें 2-3 याद रखनी है इसमें से चीज। सबसे पहले अयानूर अमानूर महोत्सव है, वो कहाँ मनाया जाता है? तो वो तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में भी कहाँ पर? नीलगिरी जो पहाड़ियां वाला क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र, वहां पर इसका
उधर किसके द्वारा, तो कोटा जनजाति, है ना। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं, कल को ये सवाल आ जाए कि कोटा जनजाति निम्न में से, क्योंकि ये भारत के भूगोल से संबंधित है, तो कोटा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो ये जो ट्राइब है ये पाई जाती है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में, और इन्हीं के द्वारा अयानूर अम्मानूर नाम का एक महोत्सव है वो मनाया जाता है, ठीक है। दीपोर बील वेटलैंड, ये वेटलैंड है दीपोर बील वेटलैंड, ये निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ये भी चर्चा में रहा था, तो हमें पता होना चाहिए दीपोर बील वेटलैंड है ये कहाँ पर है, असम में, पश्चिमी बंगाल में, झारखंड में या उड़ीसा में, तो इसका राइट आंसर होगा असम। दीपोर बील वेटलैंड है कहाँ पर, असम में है। हर कोई भी वेटलैंड है, चाहे उसको रामसर कन्वेंशन में शामिल किया हो या कुछ और वजह से वो चर्चा में हो, तो हमें पता रहना चाहिए कि किस राज्य में उसकी लोकेशन है। क्लियर। अगला सवाल है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 10 जनवरी, 25 दिसंबर या 6 जनवरी, तो इसका राइट आंसर होगा 10 जनवरी। देखो सवाल क्या है, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगर मैं सवाल ये दे देती आपको कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर होगा। ये है विश्व हिंदी दिवस, तो कब, 10 जनवरी को। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर। अब कब से इसकी शुरुआत हुई ये मैंने आपको बता दिया, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से भारत में हिंदी भाषा को मान्यता पर केंद्रित है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन का नाम था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। कब, 10 जनवरी 1975 में। अब सवाल ये भी आ सकता है कि कब सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था, तो 1975 में। अब वो तारीख क्या थी उस दिन, 10 जनवरी थी, तो उसी की याद में हम क्या करते हैं, हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर। और ये जो प्रथम विश्व हिंदी दिवस हुआ उसका आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया था, तो उस प्रथम हिंदी दिवस जो आयोजन था उसका आयोजन हुआ था नागपुर में, ठीक है। इस संदर्भ में पहली बार यह दिवस 2006 से इसको शुरुआत हुई भी, ठीक है, हम विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। और वर्ष 2018 में मॉरिशस के पोर्ट लुइस में, है ना, विश्व हिंदी सचिवालय इसकी शुरुआत की गई थी। अब ये भी सवाल आ सकता है आपको, विश्व हिंदी सचिवालय, विश्व हिंदी सचिवालय इसकी स्थापना निम्न में से कहाँ की गई थी, तो पोर्ट लुइस में इसकी स्थापना की गई है। पोर्ट लुइस क्या है, मॉरिशस में एक जगह है। कब की गई थी, 2018 में की गई थी। तो हो सकता है चर्चा में हो किसी और वजह से, तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्लियर। अब अगला सवाल है एक योजना के बारे में। उस योजना का नाम है युवा पेशेवर योजना। ये पहले की क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट करते हैं। युवा पेशेवर योजना के संबंध में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। प्रवासी भारतीय दिवस अभी गया था जनवरी में, पर भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच इस योजना को शुरू किया गया है। सबसे पहले तो देश पता होना चाहिए कि किस देश युवा पेशेवर योजना है, इसकी शुरुआत किन देशों के बीच में भी है, भारत और यूके के बीच में भी है, ठीक है। इसके तहत अगला क्या बोला है सवाल, इसके तहत 3000 डिग्रीधारी नागरिकों, जिसमें जो 18 से 30 वर्ष की आयु को एक दूसरे के देशों में रहने और कार्य करने हेतु 2 साल की अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी। ये अगला स्टेटमेंट ये बोला है। तो युवा पेशेवर योजना के तहत उपयुक्त में से कौन सा कथन है, वो सत्य कथन है। देखते हैं, केवल एक कथन सत्य है, एक या दो दोनों सत्य है, केवल 2 है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, एक और दोनों कथन है वो सत्य है। यानी युवा पेशेवर योजना है, प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, उसमें ये बात बोली गई थी कि भारत और ब्रिटेन के बीच में युवा पेशेवर योजना की हम शुरुआत करते हैं। इसके तहत ये कहा गया कि इस 3000 डिग्रीधारी दोनों देशों के जो 18 से 30 वर्ष की आयु के होंगे वो एक दूसरे के देश है उसमें रह भी सकेंगे और काम जॉब कर सकेंगे। और इसकी अवधि कब तक होगी, 2 साल। 2 साल की अवधि के लिए इसको अनुमति दी जाएगी। क्लियर। तो ये है युवा पेशेवर योजना, ध्यान रखना। अगला है किला उआ मोना लोआ।
किला हुआ मोना लोआ, ये दो ज्वालामुखी है, इनके नाम है। ये भी फटी थी, ये गलत लिखा, ज्वालामुखी नहीं ज्वालामुखी, है ना। तो ये कहाँ पर है दोनों, किला लुआ मोना लोआ, फिलीपींस में, जापान में, हवाई द्वीप में या सहारा में। तो इसका राइट आंसर है ये किला लुआ मोना लोआ हवाई द्वीप की ज्वालामुखी है जो अभी इनमें विस्फोट हुआ था। तो ये एक तरीके से वैसे देखो स्टैटिक जो अपना पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है उसमें है, पर ये न्यूज में रहती है तो एक तरीके से ये करंट का भी सवाल अपने लिए बन जाता है। ठीक है, तो याद रखना किला लुआ मोना लुआ इनकी स्थिति कहाँ पर है, हवाई द्वीप में। अब कुछ देखते हैं महोत्सव है जो हाल फिलहाल में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, इसका आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है। आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ किया जाता है, तो जैसलमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में या बाड़मेर में। तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में। और कब मनाया जाता है, जनवरी माह में। कब, जनवरी में। अभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है, वो बीकानेर में उसकी शुरुआत हुई थी, मनाया जा रहा है। तो आप ध्यान रखना दोनों चीजें, एक तो कब मनाया जाता है, जनवरी माह में, और कहाँ मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, तो बीकानेर जिले में। ठीक है, अगला है पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है, कहाँ किया जाता है पतंग महोत्सव, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, और यहाँ जैसलमेर लगाना था। ठीक है, जो भी है जैसलमेर, ये राइट आंसर नहीं है अपना, तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर में। ये तो सबको पता है कि पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, जयपुर जिले में। क्लियर, ये मैंने पहले की जो क्लासेज है अपने करंट की वो आप कंटिन्यू देखते रहा करो, उसमें मैंने आपको सारे जो भी महोत्सव राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा जिनका आयोजन किया जाता है समय समय पर, ऊंट महोत्सव हो गया, मरु महोत्सव हो गया, थार महोत्सव, हाथी महोत्सव, यहाँ अपना पतंग महोत्सव, शरद महोत्सव, वो सब की सूची मैंने पीछे जो क्लासेज है उसमें दे रखी है। ठीक है, अभी जनवरी में हुए है, देखो पतंग महोत्सव भी हुआ अपना और ऊंट महोत्सव भी जनवरी में चल रहा है, तो इस वजह से इस क्लास में मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगला है अंधता नियंत्रण नीति। एक नई नीति आई है, पॉलिसी अंधता नियंत्रण नीति, ये लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। देश का पहला राज्य है जो अंधता नियंत्रण नीति है वो लेकर आया है। तो इस पॉलिसी को आप देखना, अभी प्रीलिम्स के लिए तो इतना इनफ है अपने लिए, अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान। अब इस पॉलिसी में क्या क्या चीजें हैं, क्या इसके तहत प्रावधान किए गए हैं, वो सब आप देखना है ना ध्यान से, ताकि आपके मेंस में हो सकता है कि लिखने में काम आ जाए। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन आयोजित हुआ था हाल फिलहाल में, कहां पर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में जयपुर में जो विधानसभा है वहां पर इसका हुआ। बहुत सालों बाद ये जो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी है उनके सम्मेलन है उसका आयोजन राजस्थान में किया गया है, तो आप ये ध्यान में रखना। हाल ही में चर्चा में रही एक दवाई है ना, उस दवाई का नाम क्या है, लेकेनमेब। इसका संबंध निम्न में से किससे है, किस रोग के उपचार के लिए इस लेकेनमेब दवा है, ये चर्चा में रही है और क्यों रही है ये देखते हैं। मलेरिया, अल्जाइमर रोग, चिकनगुनिया या कोरोना। तो इसका राइट आंसर है अल्जाइमर। तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक रोग है अल्जाइमर, उसके उपचार के लिए एक दवाई है जो बहुत बार चर्चा में आती है, पेपर में आती है, आपने देखा होगा, उसका नाम है लेकेनमेब। ठीक है, अल्जाइमर ये तंत्रिका संबंधी अपना एक रोग है, इसमें व्यक्ति की सोच विचार करने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है, वो भूलने लगता है चीजें। ठीक है, तो हाल ही में यूएस से जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है अल्जाइमर की इस दवाई है इसको मार्केट में खोल दिया है, इसको मंजूरी दे दी है, तो इसका नाम क्या है, लेकेनमेब। क्लियर, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट रोज आती है, मैं रोज आपको हर क्लास में एक रिपोर्ट याद करवाती हूँ, है ना, तो इससे आपके क्या स्टैटिक वाला पॉइंट भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये देखो ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में इसको जारी किया है, हाल इसके द्वारा जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट तो हर साल आती रहती है ना, कई तो ऐसी होती है साल में 2 बार भी आती है, पर हमें पता होना चाहिए कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो इनको जारी कर रही है। तो इसका नाम क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स। कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक, IMF, विश्व व्यापार संघ या इकोनॉमिक फोरम। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक, है ना, विश्व बैंक है जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है
विश्व बैंक उसके द्वारा जारी की जाती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो जारी किए जाते हैं, है ना। वैश्विक या किसी देश की अर्थव्यवस्था है उसके संभावित क्या आसार रहने वाले हैं वो सब इस रिपोर्ट्स के थ्रू जारी किए जाते हैं, ठीक है। निम्न में से किस राज्य ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन देने हेतु, है ना, एक कल्याण निधि गठित की है, कल्याण निधि बोर्ड बनाया है? वो कौन सा राज्य ऐसा जो मनरेगा पूरी योजना हमने पीछे वाली क्लासेज है उसमें देख ली, भारत सरकार की योजना है जिसके थ्रू ये बोला जाता है कि हम 100 दिन का जो भी अकुशल श्रमिक है उनको हम 100 दिन का रोजगार देंगे, है ना। वो तो ठीक है वहां तक, पर ये नया क्या चीज है ये कि कौन सा राज्य है जिसने मनरेगा जो श्रमिक है उनको पेंशन देने हेतु भी एक कल्याण निधि बोर्ड का गठन किया है? तो मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा केरल राज्य। केरल ने ये कहा है कि जो भी मनरेगा श्रमिक है उनको हम पेंशन भी देंगे, इसके लिए कल्याण निधि बोर्ड है उसका गठन किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश देने के लिए निम्न में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने की है। सामान्यतः जो अपनी कोई भी समिति है, कमेटी है, वो अगर पब्लिक से रिलेटेड कोई इश्यू है तो कौन गठित करता है उसको? सेंटर सरकार या फिर अपनी राज्य सरकार वो करती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है एक कमेटी, क्या किसके लिए? ताकि सड़क सुरक्षा के लिए एक पूरा दिशा निर्देश तैयार कर सके, वो अपनी सिफारिश दे सके। तो किसकी अध्यक्षता में यह समिति गठित हुई है? न्यायमूर्ति एम सप्रे, न्यायमूर्ति पंकज त्रिपाठी या न्यायमूर्ति एस कुमावत या न्यायमूर्ति गांगुली? तो न्यायमूर्ति एस स्प्रे है, एम स्प्रे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। या उल्टा सवाल भी आ सकता है कि इस समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध है सड़क सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में गठित की गई एक समिति। क्लियर? सोजत, करौली, गुजरी निम्न में से किस पशु की नस्ल है? अब आप सोचोगे कि ज्योग्राफी का कोई टॉपिक है, वही आते हैं अपना, है ना, ये पशु, इनकी नस्ल, ऊंट की नस्ल, बकरी की, गाय की, यहाँ क्यों पूछ रहे हैं? तो यहाँ ये नई जो कुछ नस्ल है वो बनाई गई है, तो इस वजह से ये चर्चा में है। नाम देखो इनके, सोजत, सोजत कहाँ पर है? सोजत अपना फेमस है पाली का सोजत। करौली अपनी है, गुजरी। ये निम्न में किस पशु की नस्ल है? ये पशु की नस्ल घोषित की गई है क्या? सोजत, करौली और गुजरी क्षेत्र विशेष के नाम पे उसका कर दिया। तो किस पशु की है? गाय की, भेड़ की, बकरी की या फिर ऊंट की? तो इसका राइट आंसर होगा बकरी की। बकरी की नई नस्ल अभी हम पढ़ते नहीं क्या, परबसर, है ना, उसी तरीके से ये है सोजत, करौली, गुजरी। तो ये बकरी की नस्ल है जो नई नस्ल है, इसकी अभी बनाई गई हाल ही में। देखो हाल ही मैंने नई पढ़ी इस वजह से पढ़ा रही हूँ। पशुधन की 10 नई नस्ल है, उनको पंजीकृत किया है, ठीक है, 10 नई नस्लों का, जिसमें मैंने आपको किसका पूछा? बकरी का पूछा अभी। और बताती हूँ मैं आपको गाय की भी कुछ और है। देखो कथानी, सांचोरी, सांचोरी ये तो बैल पहले से फेमस थे, मसीलाम, ये तो ये भी आ सकता है कि कथानी, सांचोरी, मसीलाम अगर राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान का अगर पशुधन हम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है हमसे ये भी पूछ ले, पर ये राजस्थान से संबंधित नहीं है, ये राजस्थान की है सांचोरी, है ना, सांचौर जिला है ना अपना। तो मसीलाम, तो अगर आपसे पूछ ले कि गाय की नस्ल जो हाल फिलहाल में नई पंजीकृत हुई है तो कथानी, सांचोरी, मसीलाम, ये फसलें किससे ये नस्लें किससे संबंधित है? तो गाय से। भैंस की पूर्ण थानी। अब भारत वाले अगर इसमें देखें ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में देखें तो ये आ सकता है कि पूर्ण थानी निम्न में से किसकी नस्ल है? तो वो है भैंस की नस्ल, ठीक है। और बकरी की मैंने बताई थी, सोजत, करौली और गुजरी है, ये अपनी बकरी की नस्लें हैं, ठीक है। अगला सवाल, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है, वो किसके अंतर्गत आती है? ये रोज चर्चा में रहता है, तो हमें इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। अगर केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद हो गया, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय क्या है उनका समाधान करेगा। तो ये जो शक्ति आती है ये किसके अंतर्गत आती है उसकी? तो सलाहकार क्षेत्राधिकार है, सलाहकारी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, या अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या मूल अधिकार के अंतर्गत, या रिट अधिकारिता के अंतर्गत। तो ये याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है, जिसमें किस केंद्र या राज्य के बीच विवाद हो गया, या राज्य या राज्य के बीच विवाद हो गया, या कोई केंद्र शासित प्रदेश या फिर केंद्र सरकार के बीच विवाद हो गया, तो उन सब का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, वो उसका मूल क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है।
ये और कौन सा अनुच्छेद है वो भी देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल अधिकार क्षेत्र में राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करता है। संविधान के अनुच्छेद, ये भी ध्यान में रखना, 131 के अनुसार भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या भारत सरकार या किसी भी राज्य के बीच, या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद अगर हो जाता है और वो विवाद अगर सर्वोच्च न्यायालय जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उसकी सुनवाई करेगा। क्लियर। अगला, जोशी मठ, जो हाल ही में भूस्खलन की वजह से चर्चा में रहा, कहां पर स्थित है, उसकी लोकेशन कहां पर है जोशी मठ की, ये तो खैर सबको पता है, फिर भी हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है। चमोली जिले में है, ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 मुख्य मठ थे उसमें से एक मठ था जोशी मठ। अन्य मठ उत्तराखंड के बद्रीनाथ में, जैसे एक हो गया जोशी मठ, पुरी हो गया, कर्नाटक के श्रृंगेरी में है, ये इनके अन्य थे। क्लियर। विश्व आर्थिक मंच, अभी मीटिंग हो रही थी विश्व आर्थिक मंच की, तो उसका मुख्यालय कहाँ है, ये सवाल क्या है। विश्व आर्थिक मंच है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसका मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर स्थित है। बैंकॉक में, दावोस में, हांगकांग में या हनोई में। तो इसका राइट आंसर होगा दावोस। और दावोस कहाँ है, स्विट्जरलैंड के में है दावोस। वहां पर हमेशा WWF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फंड है, WWF में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी हर साल मीटिंग होती है। ये इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के दावोस में है। अब एक अगला इसी का सवाल आ गया है, क्योंकि दावोस में अगर मीटिंग चल रही है तो एक और रिपोर्ट है वो और देख लेते हैं। निम्न में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक, हिंदी में देखे तो, हिंदी में नहीं देखते रिपोर्ट, हमेशा इंग्लिश में देखनी चाहिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, वो श्रेणीकृत प्रदान करता है। यानी सिंपल भाषा में समझाऊं तो सवाल ये पूछ रहा है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो निम्न में से कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ह्यूमन मूवमेंट या विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका राइट आंसर है विश्व आर्थिक मंच, जिसका अभी मीटिंग चल रही है। ठीक है, चल रही थी, है नहीं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट एक ये भी है, ये भी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। तो आज में की इस क्लास में हमने 3 रिपोर्ट्स देख ली, 2 याद रखना। देखो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है, ये जो विश्व आर्थिक मंच है उसके द्वारा जारी की जाती है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट ये भी आती है, पेपर में बार बार पूछी जाती है, तो ये भी निम्न में किसके द्वारा जारी की जाती है, कोई पूछ ले तो आप बताना कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाने वाला वार्षिक एक रिपोर्ट है ये। ठीक है। अब अगला सवाल क्या है, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक एक्सीलेंस सेंटर बना रही है भारत सरकार, दो किस राज्य में इसकी स्थापना की जाएगी, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या मेघालय में। तो इसका राइट आंसर है मेघालय। और मेघालय में भी कहां, मार्च 2023 तक शिलोंग, जो मेघालय की राजधानी है, में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला जो उत्कृष्टता केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा। तो इस ऑनलाइन गेमिंग पे रोज चर्चा होती है, रोज आपके एडिटोरियल्स आते हैं, आप पढ़ते रहना। इसके लिए एक उत्कृष्टता सेंटर बना रही है भारत सरकार, जो मार्च 2023 तक बन जाएगा। कहां पर, शिलोंग, मेघालय में। क्लियर। अब अगला सवाल है युवाओं के लिए मिशन लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, युवाओं के लिए नहीं, पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के लिए मिशन लाइफ, है ना, इसका पूरा नाम है लाइफ फॉर इन्वायरमेंट। जागरूकता कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये तो नाम से पता चला है, लाइफ, है ना, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, ई का क्या हो गया, इन्वायरमेंट, है ना। तो ये पर्यावरण के लिए जागरूकता मिशन शुरू किया है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, ताकि लोगों में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो पर्यावरण से संबंधी जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में जागरूक किया जा सके। क्लियर। अगला फिर से एक कमेटी आ गई, एस बालकृष्ण कमेटी, एस बालकृष्ण समिति है। इसका संबंध किससे है, महिला सशक्तिकरण से, वन संरक्षण से, सड़क सुरक्षा से, ये तो पढ़ा है सड़क सुरक्षा से, तो
है ना, न्यायमूर्ति स्प्रे की अध्यक्षता में दिल्ली की अलग राज्य की मांग से संबंधित। तो जो ये बालाकृष्ण समिति थी, इसका गठन एस बालाकृष्ण समिति, दिल्ली की अलग राज्य की मांग थी, उस पे कितना क्या है, तो वो सब सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए ये एस बालाकृष्ण कमेटी, इसका गठन किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये मैंने पीछे क्लास में आपको बताया, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिए जाते हैं, इसके तहत कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। उसी से संबंधित एक और सवाल है, बच गया था, वो है देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, है ना, राजस्थानी भाषा के लिए निम्न में किसे दिया गया है। ये हमने हिंदी देख ली थी, हमने इंग्लिश देख ली थी, अब एक और है राजस्थानी भाषा के लिए निम्न में किसे दिया गया है। बद्री नारायण, अनुराधा रॉय, कमल रंगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कमल रंगा को। याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार मैंने आपको बताया 24 भाषाओं में दिया जाता है। फिर से रिपीट कराती हूँ, कितनी भाषाओं में, 24 भाषाओं में। 22 तो वो भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, प्लस अपनी अंग्रेजी और राजस्थानी 2 भाषाओं को और उसमें शामिल किया गया है। तो साहित्य अकादमी 2022 राजस्थानी भाषा के लिए जिसको दिया गया है वो लेखक है अपने कमल रंगा। अलेखू अम्बा, अब कमल रंगा ने भी कुछ काम किया होगा जब भी दिया है। तो कमल रंगा को एक नाटक लिखा था, उसका नाम है अलेखू अम्बा। कई बार कृति भी पूछ लेते हैं कि किस कृति के लिए उनको ये पुरस्कार है, ये प्रदान किया गया। तो हमें ध्यान पता होना चाहिए, कमल रंगा को राजस्थानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अलेखू अम्बा एक नाटक है। हिंदी के लिए चलो फिर से रिपीट करा देती हूँ, तुमड़ी के शब्द एक कविता है और उस कविता को लिखा किसने, बद्री नारायण ने। तो हिंदी के लिए किसको दिया गया है, बद्री नारायण को, और उनकी रचना क्या थी, तुमड़ी के शब्द, और वो क्या है, कविता है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कविता के लिए या नाटक के लिए या उपन्यास के लिए या कहानी के लिए, किस रचना के लिए जो लेखक या साहित्यकार है उनको इस ये पुरस्कार है, ये दिया जा रहा है। अंग्रेजी के लिए ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ये है अपना उपन्यास, और इनकी लेखिका कौन है, अनुराधा रॉय, है ना। तो हमें ध्यान रखना है, अनुराधा रॉय को अंग्रेजी के लिए, बद्री नारायण को हिंदी के लिए, और कमल रंगा को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी के पुरस्कार है 2022 वो दिए गए हैं। अगला सवाल है जलवायु परिवर्तन मिशन। अब जलवायु परिवर्तन मिशन पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं काम कर रही है अपनी, ठीक है, भारत सरकार काम कर रही है, वो अलग से मिशन चला रही है। पर सवाल देखो क्या है, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। उसने अपना अलग से एक मिशन शुरू किया है, जलवायु परिवर्तन मिशन। तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश या राजस्थान या तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करना, आपने खुद के टारगेट रखे हैं, उसे प्राप्त करना चाह रहा है। तो वो जलवायु परिवर्तन मिशन है, उसकी शुरुआत किस राज्य ने की है, भारत का पहला राज्य वो है तमिलनाडु। राज्य का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहां स्थापित किया गया है, राज्य का मतलब प्रदेश का, राजस्थान राज्य का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया है कहां पर, नाहरगढ़ जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, मरुधरा बीकानेर, माचिया सफारी जोधपुर। इसका राइट आंसर होगा जो सज्जनगढ़ बायोस्फीयर पार्क है अपना, सज्जनगढ़ उदयपुर में, वहां पर जो पैंथर है उसके लिए रेस्क्यू सेंटर है वो स्थापित किया गया है। अगला सवाल है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ये प्राधिकरण बनाया गया था जो प्रधानमंत्री जन भारत सरकार द्वारा बनाया गया ये प्राधिकरण है, ताकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है पीएमजे नामक जो भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको लागू करने के लिए एक जिम्मेदार निकाय के रूप में इसको स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। क्लियर। अब हाल ही में इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है वो देखते हैं। प्रवीण शर्मा, आशुतोष कुमार, भावेश पटेल या धनंजय पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा कौन है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, आपको समझ में आ गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक प्राधिकरण है, ताकि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो एक सार्वजनिक बीमा योजना है उसको लागू करने के लिए एक सर्वोच्च जो निकाय है वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। और हाल ही में इनके नया अध्यक्ष है वो नियुक्त किए गए हैं, जिनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष के लिए। और कौन है, इनका नाम क्या है, प्रवीण शर्मा। क्लियर। अब अगला है चार्जशीट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर की तरह इसे सीआरपी जो सीआरपीसी है उसमें परिभाषित किया गया है। ठीक है,
बी जो चार्जशीट है प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर की तरह जो ये चार्जशीट है उसको भी सीआरपीसी में परिभाषित किया गया है। दूसरा कि वे सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है और उनकी मुक्त सार्वजनिक पहुंच को सक्षम करना आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है हमको। किसके बारे में सवाल, किसके बारे में? चार्जशीट के बारे में। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि ये बोला था कि जब चार्जशीट के बारे में बहुत न्यूज में रहा था तो इसी वजह से ये शब्द है ये बोले हैं कि जो ये प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर जिसको बोलते हैं उसकी तरह से सीआरपीसी है उसमें परिभाषित किया गया है क्या, है ना। या फिर ये दूसरा कथन ये बोला है कि सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है कि हर जो भी हो उस तक उसकी पहुंच कर दो, है ना। तो ये जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नए एक और नए दो। तो इसका राइट आंसर होगा केवल दो। तो चार्जशीट शब्द को सीआरपीसी की धारा 173 के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर को भारतीय दंड संहिता या सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। उल्टा कर दिया। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर की तरह नहीं, इनको तो किया ही नहीं गया है, इनको परिभाषित नहीं किया गया है सीआरपीसी में, इनको परिभाषित नहीं किया गया एफआईआर या इनको, पर चार्जशीट है उनको परिभाषित किया गया है। तो इस स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका? सेकंड स्टेटमेंट केवल आपका सही है। क्लियर? आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो सवाल किए वो बार बार आप रिपीट करो। देखो प्री का, मेंस का अपना ऑफलाइन पहल एकेडमी का और ऑनलाइन बैच चल रहा है, डायरेक्ट लाइव है फॉर्म क्लासरूम से, तो आप इनको इनरोल हो सकते हो, करो इनको। मैं तो कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अभी करो, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करो, क्योंकि अभी वैकेंसी आनी है, आई नहीं है, आएगी जब तक आपका जो कोर्स है वो कवर हो जाएगा सारा। बार वैकेंसी आने के बाद आप भागदौड़ में प्रीलिम्स करोगे, फिर आप क्या करोगे? प्री पे जोड़ दोगे। मेंस की आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ये टाइम होता है, ऐसा नहीं होता। आरएस में ये नहीं है कि हम वैकेंसी आ गई वेट करते रहे, वैकेंसी आने के बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, फिर पहले क्या है प्री करेंगे, फिर अपना प्री क्लियर हो जाएगा उसके बाद अपन मेंस करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहले अपना फुल फॉर्मेट बना के चलो, अपना पूरा प्रोग्राम बना के चलो कि पहले मैं प्रीलिम्स और मेंस इनकी एकदम से जो प्रिपरेशन है वो करके रखूंगी या रखूंगा, है ना। और फिर जब एग्जाम आए, जब आप ये करेंगे कि हाँ अब अपने प्री के 2 या 3 महीने रहे हैं, जब अपन प्रीलिम्स की प्रिपेयर करेंगे, और जैसे ही प्रीलिम्स अपना क्लियर हो गया उसके बाद हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, है ना, जब हो पाएगा। क्योंकि कोर्स है वो बहुत वाइड है। ऐसा नहीं कि हम वैकेंसी आ गई उसके बाद हम देखेंगे, फिर बाद में आपको जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी करनी है, प्रीलिम्स के लिए उसको टेस्ट सीरीज भी आपको करनी है। तो उसके लिए अभी से आप मेंस की टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कीजिए। देखिए अगर किसी ने कर रखी है, मान लो प्रीलिम्स बार बार आपका क्लियर हो रहा है, मेंस नहीं हो पा रहा, तो आप मेंस की टेस्ट सीरीज कीजिए। अगर ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हो तो दूर हो तो कोई इश्यू नहीं है, आजकल तो ऑनलाइन की सुविधा है, तो आप ऑनलाइन कर लीजिए, है ना। और आरएस प्रीलिम्स अगर आपका बार बार किसी का ये रहता है कि कितना ही पढ़ लो, बार बार पढ़े जा रहे हैं पर अपना प्री क्लियर नहीं हो पा रहा, तो उसका एक ही तरीका है, टेस्ट सीरीज कीजिए। तो आप आरएस प्री टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और जिसको ये है कि प्री में मेरे को कॉन्फिडेंस है, कोई इश्यू नहीं है, मेरा हो जाएगा, तो वो फिर आप मेंस की टेस्ट सीरीज कीजिए। क्योंकि बीच वाला टाइम है वो बहुत थोड़ा रहता है, ये नहीं रहता कि बार बार कोर्ट के चक्कर लगेंगे, आपको 5 महीने मिल रहे हैं, 6 महीने मिल रहे हैं, 7 महीने मिल रहे हैं, ये बार बार नहीं होता। वो होता भी है तो वो आपके माइंड को डिस्टर्ब ही करता है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये मान के चलो कि प्री और मेंस के बीच में आपको खाली 4 महीने मिलने हैं, है ना, मैक्स 4 महीने मिलने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग खुद को पहले से ही इतना प्रिपेयर रखो कि जैसे ही मेरा प्री हुआ उसके बाद मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। वो जब हो पाएगा जब अभी आप मेंस की टेस्ट सीरीज करोगे, या आरएस प्री किसी का नहीं हो पा रहा तो प्री की टेस्ट सीरीज करोगे। प्रैक्टिस दोनों चीजें आरएस स्टार्टिंग से लेके प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों चीजों क्या मांगती है? आपकी प्रैक्टिस मांगती है। और ये जो फाउंडेशन बैच है इसको भी आप ज्वाइन कीजिए, और प्री मेंस की टेस्ट सीरीज है वो भी आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और करंट अफेयर की क्लास है, रेगुलर अपडेट रहिए, खाली इन्हीं क्लासों पे नहीं या किसी और कोई करवा रहा है उसी पे नहीं, खुद अपने न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनाइए और डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। उसमें से ये रिसर्च करना सीखिए कि मेरे एग्जाम के लिए कौन सी चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है, और एक रजिस्टर लीजिए और उसमें बार बार उसको नोट करते जाइए, ठीक है। उससे आपका करंट अफेयर एकदम प्रिपेयर हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक अपने नई करंट अफेयर की क्लास के साथ। थैंक यू।